हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग करेंगे सामाजिक विज्ञान विषय का पाठ योजना संख्या 3। ठीक है बच्चों। बच्चों, इसमें देखिए, सबसे पहले लिखेंगे जितना भी आपका पाठ योजना संख्या होगा वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। उसके बाद लिखेंगे विद्यालय का नाम, तो यहाँ पर आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक का नाम या छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यानी कि यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे, और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपना नाम लिखेंगे। उसका देखिए बच्चों, यहाँ पर कक्षा, तो आज का टॉपिक जो है कक्षा 10 के लिए है, तो यहाँ पर मैं कक्षा 10 लिखा हूँ। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे विषय, तो आज का विषय है सामाजिक विज्ञान, और उप विषय है यहाँ पर अर्थशास्त्र। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों, प्रकरण लिखेंगे, तो आज का प्रकरण यानी कि टॉपिक है उपभोक्ता अधिकार। उसके बाद यहाँ पर कालांश मेंशन करेंगे, आप जिस पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद लिखेंगे अवधि, तो अवधि है 45 मिनट, किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आप फ्यूचर में यदि आप जिस लेसन प्लान को पढ़ाने के लिए गए थे वो देखना चाहेंगे, तो आपको पता चल सके कि आप कौन सा टॉपिक किस डेट पर पढ़ाने के लिए गए थे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा यदि आपको कोई और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके बच्चों, और यदि आपको थोड़ा भी लगता है कि आपका ये वीडियो देख के आपको हेल्प मिला हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे भी मोटिवेट मिलेगा और मैं आपके लिए और भी कोशिश करूंगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूं इस तरह का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप हिंदी विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय का ज्ञान प्रदान करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों का बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। उसके बाद चौथा पॉइंट लिखेंगे छात्रों को आत्मनिर्भरता के महत्व से परिचित करना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से संबंधित होता है, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों के व्यवहार में क्या क्या चेंज आया और छात्रों में किन किन चीज़ों का विकास होगा, वो सभी विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला पॉइंट लिखेंगे छात्र उपभोक्ता का अधिकार के बारे प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र उपभोक्ता का अधिकार का अर्थ बता पाने में सक्षम होंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र उपभोक्ता का शोषण के बारे में बता पाने में सक्षम होंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। जैसे कि देखिए व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें वो सब सामग्री आते हैं जो शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हुए प्रयोग करते हैं, यानी कि जो 45 मिनट टीचर पढ़ाते हैं उसमें जो भी सामग्री उपयोग करते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक इत्यादि। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में क्या लिखेंगे, देखिए छात्र उपभोक्ता अधिकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न बहुत ही आसानी से बन जाएगा और कोई गलतियां भी नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है आइए देखते हैं।
प्रश्न प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलम से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है, इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। इसमें सभी प्रश्न और उत्तर क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए, यानी कि छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर को लेकर छात्र अध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे, संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं मनुष्य। देखिए बच्चों, यहाँ पर छात्र छात्रा क्या उत्तर दिए? मनुष्य। अब इस मनुष्य शब्द को लेकर छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरह करते हैं। दूसरा प्रश्न करते हैं छात्र अध्यापक, मनुष्य अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं का सामग्री कहाँ से प्राप्त करता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? देखिए उत्तर देते हैं दुकान से या बाजार से। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, दुकान या बाजार से लाई गई सामग्री यदि खराब निकले तो आप क्या करेंगे? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं दुकानदार को वह सामग्री वापस करेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, दुकानदार यदि वह सामग्री वापस लेने से मना करे तो आप क्या करेंगे? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं उनकी शिकायत थाने में करेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, थाने में शिकायत आप किस अधिकार से करेंगे? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? देखिए उत्तर देते हैं उपभोक्ता अधिकार से। देखिए बच्चों, उसके बाद पाठ की घोषणा करते हुए कहेंगे, बच्चों आज हम लोग उपभोक्ता अधिकार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद श्यामपट्ट पर आप टॉपिक को बड़ा अक्षर में लिखकर हेडिंग देंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ाना शुरू करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण, देखिए प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है। जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सभी प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट देखिए 4 कॉलम से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें कौन कौन सा पॉइंट कवर करेंगे वो सभी लिखेंगे। उसके बाद दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सभी लिखेंगे। उसके बाद तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप यानी कि स्टूडेंट एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में छात्र छात्रा क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सभी लिखेंगे। उसके बाद चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले शिक्षण बिंदु में लिखेंगे उपभोक्ता का अर्थ। तो उपभोक्ता का अर्थ छात्र अध्यापक बच्चों को जो समझाएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए छात्र अध्यापक क्या बताते हैं, उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न ग्रंथ एवं सेवाओं का या तो उपयोग में लाता है या उपभोग करता है। वस्तु में उपभोक्ता वस्तु जैसे टेलीविजन, आटा, नमक, चीनी, फल आदि शामिल हैं। जिन सेवाओं का हम उपयोग करते हैं उनमें बिजली, टेलीफोन, परिवहन कंपनी, थिएटर कंपनी आदि शामिल हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान या सेवा खरीदता है वह उपभोक्ता कहलाता है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट्ट कार्य पर सबसे पहले उपभोक्ता का अर्थ लिखेंगे और जो भी शॉर्ट पॉइंट लिखेंगे जिसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर भी लिखेंगे ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो लिखेंगे पॉइंट पहला, उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न ग्रंथ एवं सेवाओं का या तो उपयोग में लाता है या उपभोग करता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान या सेवा खरीदता है वह उपभोक्ता कहलाता है। उसके बाद लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न, इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आया ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए बच्चों, छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं उपभोक्ता किसे कहा जाता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न ग्रंथ एवं सेवाओं का या तो उपयोग में लाता है या उपभोग करता है। छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं उपभोक्ता
संरक्षण अधिनियम कब आया? तो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं सन 1986 को। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसके आगे छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ाएंगे उसके बारे में बच्चों को जानकारी है या नहीं, ये जानने के लिए 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए बच्चों, छात्र अध्यापक प्रश्न करते हैं, बाजार में उपभोक्ता की भागीदारी किस तरह से होती है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं। इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाते हैं तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि इसके बारे में अच्छे से समझाएंगे बच्चों को। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे बाजार में उपभोक्ता की भागीदारी, और इसके बारे में छात्र अध्यापक बच्चों जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताते हैं, बाजार हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूपों में होती है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक के रूप में हम पहले वर्णित कृषि उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाली ये अंतिम वस्तुएं होती है। बाजार में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम एवं विनियमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्राय स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब भी कोई शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट्ट कार्य पर छात्र अध्यापक जो भी पढ़ाए उसे श्यामपट्ट कार्य पर शॉर्ट में लिखेंगे, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुनने रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे सबसे पहले, बाजार में उपभोक्ता की भागीदारी। पहला पॉइंट लिखेंगे, बाजार हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूपों में होती है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं। उसके बाद लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं, बाजार में उपभोक्ता की भागीदारी क्या है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं उत्पादक और उपभोक्ता। छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, उपभोक्ता अधिकार क्या है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं अपना अधिकार प्राप्त करना। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसके आगे छात्र अध्यापक बच्चों जो भी पढ़ाएंगे उसके बारे में बच्चों को जानकारी है या नहीं है ये जानने के लिए 1 या 2 प्रश्न करेंगे। तो देखिए, छात्र अध्यापक प्रश्न करते हैं, बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण किस तरह किया जाता है? छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं या जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यदि इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को बच्चों को बताएं, ठीक है, अच्छे से समझाएं। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे, बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण, और छात्र अध्यापक इसके बारे में जो भी बच्चों को बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, बाजार में शोषण कई रूपों में होता है। जैसे कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तौलते हैं या व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं। जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं और उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता है। विशेष रूप से यह स्थिति तब होती है जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हो। अधिक पूंजी वाली शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार से चालाकी पूर्वक बाजार को प्रभावित कर सकती है। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वे समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों से गलत सूचना देते हैं। उदाहरण, एक कंपनी ने यह दावा करते हुए कि माता के दूध से हमारा उत्पाद बेहतर है, सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पाद
के रूप में शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा है। कई वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह झूठे दावे करती आ रही थी। अतः उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट्ट कार्य पर छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ाए उसे श्यामपट्ट कार्य पर भी शॉर्ट में लिखेंगे ताकि जो बच्चे ध्यान से सुनने रहें उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण। तो पहला पॉइंट लिखेंगे बाजार में शोषण कई रूपों में होता है। जैसे कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं। जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तौलते हैं या व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं। अगला पॉइंट में लिखेंगे उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वे समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों से गलत सूचना देते हैं। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं जटिल ओ खर्चीली। छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को किसी अन्य पदार्थ की मिलावट के माध्यम से कम किया जाता है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं मिलावट प्रक्रिया। उसके बाद लिखेंगे पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक मिनिमम एक या दो प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों पहला प्रश्न करते हैं, उपभोक्ता किसे कहा जाता है। दूसरा प्रश्न करेंगे बाजार में उपभोक्ता की भागीदारी क्या है। उसके बाद मूल्यांकन लिखेंगे। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आया। ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करते हैं या मैक्सिमम 4 या 5 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, बाजार में शोषण किस रूप में होता है। दूसरा प्रश्न करेंगे उपभोक्ता मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है। उसके बाद लिखेंगे गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और अभ्यास के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे प्रश्न करेंगे, बाजार में स्थापित और विनियमों की आवश्यकता क्यों है, कुछ उदाहरण के द्वारा समझाएं। यहाँ पर हमारा ये पाठ योजना समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके ऐसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं